6 साल की उम्र में पता लगा था कि आई वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेन ट्यूमर। वो डॉक्टर के एंड से ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ही इज़ अ डेड बॉडी। मम्मा बताती कि तू वो लड़का था जो सीधा भी नहीं चल पाता था क्योंकि दवाइयों पे था, तो फिट्स आते थे। आई वाज नॉट मेंटली फिट, चक्कर आ जाते थे स्कूल में। लोगों को लग रहा है कि भाई अमीर है, बट उन्हें क्या पता लग रहा है कि वो केवल अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए वो पहला फ्रिज ले रहे हैं। हमारे पास एक गाड़ी हुआ करती थी पैशन प्रो, उसमें ना टंकी पे मेरा छोटा भाई बैठा करता था, बीच पापा बाइक चलाते थे, बीच में बैठा करता था और मम्मी सबसे लास्ट में बैठा करती थी। तो वो मैंने भी ट्यूशन पढ़ा करके अपनी फर्स्ट अर्निंग करी थी। और मैं आपको बताता हूँ मेरी पहली अर्निंग पता है कितने रुपए की थी? 300 रुपये की। वेबसाइट पे जाकर के मेरे को उसकी फोटोज देख करके तसल्ली मिल जाती थी, प्राइस टैग देखता था, मैंने कहा बस इतने पैसे और आज 1000 रुपये बचा लिए, 2000 रुपये बचा लिए। बहुत खुशकिस्मत हो कि पहाड़ों में पैदा हूँ, बट कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें, चैलेंजेस फेस करके आज यहाँ तक इस इंटरव्यू तक पहुँच पाया हूँ। You have known him, you have loved him, and possibly some of you have even shamed him, but you really don't know his side of the story. And I've seen majorly all of his interviews post eviction, and I don't think anybody has tapped into the human being behind Ryder, Anurag Dobal, who joins me for a conversation only on Galata India. And that's what our aim is, to bring out the human behind the face and the username that you possibly love so much. Thank you so much for doing this. A little late to the party, but I know you were traveling, I was traveling. And I watched all your interviews, and I know it's all been about Bigg Boss. But my conversation with you, it will be about Bigg Boss a little, but I feel that not many people actually know your story and the success story. You are somebody who has built everything from the very, very basic scratch. I just feel like I've read somewhere that when you were a child, you guys as a family had really tough times. From there to here, you reached a long way. I want to know how were things back then. तब कैसा माहौल था घर पे, और बचपन में आपने कितनी कठिनाइयों से जूझा है? यार, to start off, thank you so much for this, for tapping this side of the story, because अब तक जितने भी इंटरव्यूज पॉडकास्ट में everyone was like बिग बॉस में क्या हुआ, बिग बॉस में क्या हुआ। सब लोगों ने मेरी करंट जर्नी पे बहुत ज़्यादा फोकस करा। ऑब्वियसली वी विल हैव क्वेश्चन ऑन बिग बॉस टू, Absolutely. वो भी करंट सिचुएशन है। बट यहाँ तक के सफ़र में अनुराग डोभाल ने क्या क्या चीज़ें फेस करी है। स्टार्टिंग ऑफ, मैं बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अभी भी करता ही हूँ। थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, बट स्टिल व्हेन आई स्टार्टेड, सो आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड। इट्स UK07, मेरा नाम ही है, मेरा नाम और शहर दोनों UK साथ। सो UK07 इज UK इज उत्तराखंड एंड 07 इज द पिन कोड ऑफ माई सिटी देहरादून। सो ये बहुत हम लोग ये UK07 वाला सीन बहुत बाद में हुआ था, बट मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड में ना 2 रीजन्स है। पहला रीजन इज पहाड़ी रीजन और दूसरा रीजन इज प्लेन रीजन। तो पहाड़ी रीजन को हम लोग दुर्गम वाला एरिया बोलते हैं, जो प्लेन रीजन होता है उसे हम लोग सुगम बोलते हैं। ये दुर्गम सुगम इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती हैं अवेल, लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, मेडिकल, एजुकेशन, एनीथिंग इफ़ यू से, वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। रोड पे आने के लिए आपको 5-5, 6-6 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। एंड सुगम इज़ द पार्ट वेयर यू हैव ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट योर डोर स्टेप्स, राइट। सो मेरे पापा एक टीचर हैं। सो पापा पहाड़ में पढ़ाया करते थे। 1997 was the year when I was born, right? So पहाड़ों में पैदाइश हुई थी, बहुत अच्छी जगह पैदाइश हुई थी उत्तराखंड में। बहुत खुशकिस्मत हो कि पहाड़ों में पैदा हूँ, बट कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें, चैलेंजेस फेस करके आज यहाँ तक इस इंटरव्यू तक पहुँच पाया हूँ। पहाड़ों में मेरा बचपन बड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट लाइक मैं आपको एक बहुत मेजर स्टोरी बताता हूँ कि बचपन अच्छा गुजर रहा था। By the age of 6 मेरे को पता लगा कि I was diagnosed with brain tumor. I know that. So ये सबसे पहली टर्निंग पॉइंट था मेरा स्टोरी का। 6 साल की उम्र में पता लगा था कि I was diagnosed with brain tumor. एंड वो इंसिडेंट क्या हुआ था कि पहाड़ों में ना लोग जल्दी सो जाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 8-9 बजे तक। पापा, मम्मी और मेरा एक छोटा भाई भी है कलमिंग, हम सब लोग सो रहे थे बिस्तर पे। एंड हुआ क्या, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ, तो मेरे मुँह से झाग आना शुरू हुआ। सो पहाड़ों में क्या रहता है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो सब लोगों को लगता है कि ये छल जाता है, थोड़ा भूत प्रेत का सीन रहता है, तो लोगों को लगता है यार इसकी पूजा करवाइए आप एंड ये ठीक हो जाएगा। सो जब मेरे मुंह से झाग आना शुरू हुआ तो लाइक आसपास के सब पापा परेशान हो गए कि कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई। आसपास के मोहल्ले वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। एंड उस पॉइंट पर ना डॉक्टर ऐसा ऑन स्पॉट अवेलेबल नहीं रहता कि आप घर से बाहर निकलो। हम बिल्कुल पहाड़ों की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर के पास पहुँचने के ऑलमोस्ट लाइक 4-5 घंटे चाहिए कम से कम, वो भी गाड़ी से। और हम उस पॉइंट पर वहाँ रहते थे जहाँ पर आपको केवल 4-5 घंटे केवल उस 4 व्हीलर तक पहुँचने के लिए रखते थे। आपको ट्रैक करके वो 4 व्हीलर तक की एक्सेसिबिलिटी पर पहुँचना पड़ता था। फिर उसके बाद आपकी
डॉक्टर तक पहुँचने तक की जर्नी शुरू होती थी. सो जब मेरी तबीयत, मुझे तो इतना याद नहीं, बट पापा ये स्टोरीज, हम पापा ने एक पूरी स्टोरीज बताई तो मेरे को गूज़बम्प आते हैं उस टाइम भी, और अभी भी बताते हुए बहुत गूज़बम्प आ रहे हैं. जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, सो आसपास के लोगों ने बोला कि भाई इसके मुँह से झाग आ रहा है, कहीं ना कहीं ये छल गया है. तो लोगों ने बोला कि इसे किसी तांत्रिक के पास लेकर के जाओ, ये करो वो करो. बट पापा के दिमाग में एक बहुत, मेरे पापा टीचर थे, तो पापा को कहीं ना कहीं ये था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मान्यता मानी जाती है, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर एक फर्स्ट मेडिकल हेल्प हम लोग सीन करते हैं. सो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हमारा घर था वहाँ से हमें जो फर्स्ट 4 व्हीलर मिलती थी ना, वहाँ पर ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का ट्रैक था. तो जब पता लग गया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पापा ने मेरे को क्या करा, चादर में लपेटा और अपने कंधे पर मेरे को लपेट करके वो 4-5 घंटे का ट्रैक करके वो मुझे उस पॉइंट तक लेकर के आए जहाँ पर हम लोगों को एक गाड़ी मिल सकती थी. उस सिचुएशन पे ना किसी को कुछ पता ही नहीं था कि व्हाट वाज हैपनिंग, राइट. मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बेहोश था. पापा ने मेरे को बताया था कि उस पूरे टाइम पीरियड में आप बेहोश था, आपने कुछ बताया ही नहीं कि व्हाट वाज हैपनिंग. सो खुशकिस्मती ये मानो कि रात के ऑलमोस्ट 2-3 बज चुके थे जब पापा मेरे को ना उस रास्ते से लेकर गए जहाँ पर लोगों को लगता था यार यहाँ पर कोई जंगली जानवर आ जाएगा, यहाँ पर कोई चोरी कर लेगा, मर्डर कर लेगा. किसी को कुछ पता भी नहीं था कि उस जंगल में क्या करता, राइट, क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, एकदम पहाड़ का एरिया, पता भी नहीं था. एक टॉर्च लेकर के पापा मेरे को नीचे तक लेकर के आए. जब हमें वो गाड़ी मिली तो पापा ने फर्स्ट स्टेप उस बंदे को बोला कि बहजी, एक शब्द है जो गढ़वाली में बोलते हैं, हमारे अम्मा गढ़वाली. हाँ. सो उत्तराखंड में एक गढ़वाली रीजन है, एक कुमाऊनी रीजन, Yeah. एक जौनसारी भी है. बहुत उत्तराखंड इज But I know. यू नो राइट. I know. पता है. Gढ़वाली, yeah. सो पापा ने उन्हें कहा कि बहजी मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आप जस्ट हेल्प आउट कर दो और आप हमें डॉक्टर के पास लेकर के चले जाओ. तो आप खुशकिस्मती मानेंगे कि रात के 2 बजे उस बंदे ने हेल्प आउट करने के लिए एक्सेप्ट भी करा. वो बंदा हम लोगों को हॉस्पिटल तक लेके गया. नहीं, वो एक मेजर हॉस्पिटल तक नहीं लेकर के गया, वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल तक लेकर के गया. उस पॉइंट पर पापा ने मेरे को चादर में लपेट रखा था. एंड द पॉइंट जब वो नॉर्मल से डॉक्टर के पास हम लोग, पापा ने रात को किसी को उठाया होगा, पूछा कि यार मेरे बच्चे को क्या हुआ है, चेक करो. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ना, वो डॉक्टर के एंड से ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ही इज़ अ डेड बॉडी. आप समझ लो, आप घर वालों के लिए कितना मुश्किल होता है, किसी भी पेरेंट के लिए चीज़ सुनना कि आपके बच्चे को कोई ये घोषित कर दे कि ही इज़ अ डेड बॉडी. एंड कमिंग दैट स्टेटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर उस पॉइंट पर एक स्टेटमेंट बोल देना आपके लिए कि यार ये इंसान जिएगा, तो हमें पूरा विश्वास हो जाता है ये इंसान जिएगा. और वो एक चीज़ बोल दे कि यार ही इज़ मेनली अ डेड बॉडी. तो बीइंग अ पेरेंट, पापा मेरे को बताते हैं कि जब डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया तो पापा उस टाइम पर इतनी सारे फ्लैशबैक चल रहे थे कि मैं मम्मी को कैसे बताऊंगा तेरी कि यू आर जस्ट अ डेड बॉडी, राइट, कि मैं कैसे बताता. बट उस पॉइंट पर उन्होंने ना हार नहीं मानी. पापा ने वहाँ उस डॉक्टर से लेकर के मेरे को देहरादून हॉस्पिटल में लेकर के आए. एंड देहरादून हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे को एक अच्छे डॉक्टर पे मेरे को दिखाया. एंड फिर देन उस पॉइंट पर उस डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ गोना बी ओके. पल्स बहुत वीक चल रही थी, तो ऊपर शायद पल्स नहीं मिली थी. दैट वाज द ओनली रीजन डॉक्टर सेड कि इज जस्ट अ डेड बॉडी. बट जब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे को दिखाया, सुगम वाले एरिया में, जब हम लोग आ गए थे, तो फिर डॉक्टर ने कहा ही इज़ नॉट वेल. फिर उस पॉइंट पर पापा में जो हिम्मत आई ना कि यार चलो एटलीस्ट मेरा बच्चा जिंदा है, राइट. सो दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. 6 साल में तो पता भी नहीं था कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, बट 6 साल से और 14 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई हैं. मैंने 14 साल आई वॉज ऑन मेडिकेशन. मैंने शायद वो बचपन नहीं जी पाया यार, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है बचपन में. मेरी मेडिकेशन चलती थी. मम्मा बताती कि तू वो लड़का था जो सीधा भी नहीं चल पाता था क्योंकि दवाइयों पे था, तो फिट्स आते थे. आई वॉज नॉट मेंटली फिट. चक्कर आ जाते थे स्कूल में. स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था अच्छे से क्योंकि फिजिकली इतना फिट नहीं था. तो हाँ, वो शायद से बचपन उतना वो नहीं बीत पाया जो मैं चाहता था. बट हमेशा से मेरे लिए मेरे पापा बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे. मेरे पापा टीचर थे, तो मेरे को बचपन से था यार मुझे मेरे पापा जैसा टीचर बनना है. ही इज़ एन इंस्पायरिंग टीचर. उनको 2 बार नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला बाय द प्रेसिडेंट. 2 बार ही इज़ अवार्डेड. बहुत कम टीचर्स हैं इंडिया में जिन्हें अवार्ड मिला है. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि यार मुझे अपने बाप जैसा बनना है. एंड वाई नॉट. आई थिंक कि अंकल को मेरे तरफ से भी एक्चुअली क्या बोलूँ, बहुत इज्जत है. बिकॉज मैंने भी ये स्टोरी जेन्युइनली, मैंने जब आपके बारे में थोड़े बहुत रिसर्च करने चालू की थी तो मुझे ये स्टोरी पता थी. एंड मैंने इसीलिए अंकल से चालू किया क्योंकि मैंने यहीं पे ये भी कहीं पे पढ़ा है कि अंकल ने, जब आप बोलते हो ना कि हार नहीं मानते, मम्मी पापा होते ही ऐसे. बिल्कुल. मम्मी पापा का प्यार ना कुछ अलग होता है और मम्मी पापा के प्यार में इतनी ताकत होती है ना.
कि कुछ भी मतलब बोलते हैं कि भगवान के रूप जो है ना वो सच में वो होते हैं. बिकॉज आई फील मैंने कहीं पे पढ़ा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट ऑन अ मीगर इनकम आई थिंक ही वाज अर्निंग 1200 बिल्कुल rupees, and to make sure that the family is well looked after plus your medicines and everything for so many years, it can get difficult. But I've also read that your father never showed it on his face. So how did you guys like deal with those days? यू हैव रिसर्च्ड क्वाइट वेल, राइट. और ये बहुत लाइक आई एम रियली हैप्पी कि दिस पार्ट इज कमिंग आउट ऑन द इंटरनेट, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट करा था अपने घर वालों के साथ. मैं आपको बताता हूँ ये जब मैं आपको बताया कि उस टाइम पे मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, तो मेयरली 1200 रुपये, वो वाले टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जब वहाँ हमारे दादाजी बोला करते थे कि यार 1 रुपये में पूरी 1 किलो चीनी आ जाती थी, घर का पूरा राशन चल जाता था. ये उस टाइम की बात है. आप सोचो, हमने ज़िंदगी का पहला फ्रिज, मेरी फैमिली को जब पता लगा मेरे को ब्रेन ट्यूमर है, तो दवाइयाँ हम लोग देहरादून से लेकर के पहाड़ वाले रीजन्स में जाते थे, बट उन दवाइयों के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता था. पहाड़ों में किसी के घर फ्रिज नहीं हुआ करते, राइट. मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला फ्रिज लिया ही इसीलिए था कि मुझे मेरे घर वालों को ना मेरी दवाइयाँ स्टोर करनी थी, तो मेरे पहाड़ में आ रखा है फ्रिज. तो लोगों को लग रहा है कि भाई अमीर है, बट उन्हें क्या पता लग रहा है कि वो केवल अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए वो पहला फ्रिज ले रहे हैं. 1200 रुपये में मुझे ऐसा लगता है कि 600-700 रुपये की मेरी दवाइयाँ आती थी महीने के, इनहेलर्स आते थे, बहुत सारी. आधे से ज़्यादा इनका मेरी पापा की मेरी दवाइयों पे जाती थी. 1200 रुपये ना एक फैमिली के लिए उस पॉइंट पर 4 बंदे, जहाँ पर आप, मेरा एक छोटा भाई है, मम्मी पापा, हम 4 लोगों के लिए वो 1200 रुपये में जहाँ 600 से 800 रुपये मेरे पे स्पेंड हो रहे थे. मुझे पता है मेरे पापा ने कितने हार्ड दिन देखे, कभी वो अपने चेहरे पर नहीं आने दिया. हमने हमेशा सुना है एक बाप ना कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देगा. वो कितनी भी जिल्लत, कितनी भी मुसीबतें फेस कर लेना, बट वो अपने चेहरे पे नहीं दिखाएगा कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलादों के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ. वो दिहाड़ी भी करके आएगा ना, बट वो अपने बच्चों को वो खुशी देगा, वो अपनी औकात से बाहर की खुशी अपने बच्चों को देगा. True, I don't know, I don't want to get emotional, but मुझे लगता है कि पापा, मतलब मेरे पापा भी ऐसे है कि मेरे भाई एक्चुअली, मेरे बड़े भाई है, 10 साल मुझसे बड़े हैं. उन्होंने बहुत ऐसे फाइनेंशियली लो डेज देखे हैं, मैंने कभी देखे नहीं है. मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानता हूँ, बिकॉज मेरा भाई जब तक मैं 10 साल 12 साल का था वो नौकरी करता था, तो उतना हमने कभी देखा नहीं. पर मैंने हमेशा एक चीज़ देखा है कि नो मैटर व्हाट हैज़ हैपेंड इन द फैमिली, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम कैलकाटा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई हैव सीन दैट एज अ फैमिली वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय ईच अदर. और यू आर राइट, बिकॉज today when I look at my father, he's retired for the last 3 years, and when I see that pride in his eyes, I always tell him that you worked 42 years of your life. Now is the time जब आप बैठो और आप चिल करो. बिकॉज जब 42 साल उन्होंने काम किया ना, एक दिन उन्होंने ये नहीं हमको महसूस होने दिया कि यार मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कितना एग्जॉशन हो रहा है, या फिर मुझे क्या हो रहा है. और पापा होते ही ऐसे मुझे लगता है. And when I'm listening to your story, of course I have not had a story like that, but fathers are fathers is what I feel. So respect your father for sure from me. And when I speak about your journey, there were bad days, but there were also happy days. I think mothers and fathers, they never let that whole thing come to the kids. So you and your brother, when did you realize कि परिवार में फाइनेंशियल इश्यूज है? एट व्हाट एज? सी ऑलमोस्ट लाइक हम लोग, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ना 2003 या 4 में हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए थे. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट हम लोग लेटर ऑन देहरादून में शिफ्ट हो गए थे हम लोग. फिर पे ग्रेड आने लगा, तो कहीं ना कहीं पापा की सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी. बट 14 साल तक दवाइयों में, जहाँ पापा ने कुछ सेव नहीं करा. मेरे को पापा बताते थे कि यार हमारी कोई ना FD नहीं हुआ करती थी. आज की डेट पे हम लोग लाइक वी आर 27-28, राइट. हम लोगों ने इतना पैसा FD में करा रखे, हम लोगों ने एसेट्स ले रखे कि हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे. बट बीइंग एट दैट पॉइंट, जहाँ मेरे पापा लाइक ऑलमोस्ट 40-45 की एज में, और उन्होंने कोई सेविंग ही नहीं करी. उस 1200 रुपये में उन्होंने मेरी दवाइयाँ भी दी, अपने पिताजी को भी घर चलाने के लिए खर्चे दिए, घर भी संभाला. कोई सेविंग्स ही नहीं थी. मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 2010 तक ना हमारे पास कुछ सेविंग नहीं थी, कोई ज़मीन नहीं था. हमारी 4 व्हीलर भी हम लोगों ने सैंट्रो ली थी. आई गेस 2010 में हम लोगों ने पहली सैंट्रो ली थी, वो भी EMI पे हम लोगों ने ली थी. तो हमारे पास 4 व्हीलर भी बहुत बाद में आई है. हमारे पास एक गाड़ी हुआ करती थी पैशन प्रो, उसमें ना टंकी पे मेरा छोटा भाई बैठा करता था, पापा एक बाइक चलाते थे, बीच में बैठा करता था, और मम्मी सबसे लास्ट में बैठा करती थी. तो वो टाइम जिया है हम लोगों ने, कि जहाँ पर वो पूरी मिडिल क्लास फैमिली एक बाइक पर ट्रैवल कर रही है. हमारे लिए जब वो फर्स्ट 4 व्हीलर आई थी ना EMI पे,
सो हम लोग ने ऐसा कहता हमारे लिए तो जहाज है भाई, हमारे लिए सब कुछ हमारी ज़िंदगी का, हमारे लिए लैम्बोर्गिनी हम इतने हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़। पता है क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हमारी मिडिल फैमिलीज़ की? सबसे बड़ी दिक्कत हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ की होती है कि हम लोगों को ना यहाँ पर रहना होता है, हम लोगों को इतनी मेहनत करनी होती है कि हम लोग उस बुरे स्टेज पर ना जाएं, उस गरीबी वाले स्टेज पर ना जाएं। हम मिडिल क्लास लोगों की सोच ही रहती है, और इतनी भी मेहनत नहीं करनी होती है कि भाई हमें ये सोच ही नहीं होती कि हम अमीर बन सकते हैं। हमें रहता है कि भाई उस बीच में बस हम घर का खर्चा चला लें, इतने बुरे दिन भी ना है कि यार 2 टाइम की रोटी ना खा पाए, और अमीरों वाले सपने तो छोड़ दो। ट्रू, हम वो अमीरों वाले सपने कभी देख ही नहीं सकते थे। सो आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, और मैं आपको बताया कि मेरे पापा टीचर थे, तो मुझे हमेशा से ये था कि मुझे मेरे पापा की तरह बनना है। आप भी टीचर थे? हाँ, मैं टीचर था। सो वो इंस्पिरेशन पापा से ही थी। तो 10th-12th आई वाज अ टॉपर इन स्कूल। फिर उसके बाद जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मेरे को था टीचर बनना है। सो आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MCOM, MA इकोनॉमिक्स, B.Ed। मैंने CA के भी अटेम्प्ट फाउंडेशन क्लियर करा था, बट एग्जीक्यूटिव तक आते आते मेरे को घर की कंडीशन संभालनी थी। एंड मैं आपको चीज़ बताता हूँ, पता है व्हाट वाज योर फर्स्ट इनकम? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। 700 रुपये 700 रुपये फ्रॉम अ ट्यूशन। आई यूज्ड टू गिव ट्यूशन। आप वो हम लोग एक सेम स्टोरी जनरेट कर रहे हैं। मैंने भी ट्यूशन पढ़ा करके अपनी फर्स्ट अर्निंग करी थी, और मैं आपको बताता हूँ मेरी पहली अर्निंग पता है कितने रुपए की थी? 300 रुपये की। मैं होम ट्यूशन देने जाता था एक बच्चे को। मैंने पहली अर्निंग 300 रुपये कमाई थी। मैंने कहा ब्रो अमीर हो क्यों मैं ज़िंदगी में, और 300 रुपये कमा ली, अब तो बंदे हो गई ज़िंदगी की। एक लड़के के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है जब वो पहली कमाई कमा करके आता है। उससे रहता है यार मैं अपने माँ के ना सारे सपने पूरे करते हैं, बट यार उस 300 रुपये में क्या ही खरीद सकता था। बट पता है मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, मुझे पता है कि ये जो आपने बोला ना, इसके बाद आप ये इसमें भी आप रिलेट ही करोगे। वो 700 रुपये मैंने भी अपनी मम्मी को दिया था। वो 700 रुपये मुझे लगता है कि मेरी मम्मी के लिए पता नहीं 7 करोड़ रुपए जैसे थे, बिकॉज दे वर सो हैप्पी कि फर्स्ट मनी आई हैव गिवन इट completely to her, and I'm pretty sure it's the same for your family. मेरी मम्मा ने ना वो 300 रुपये जा करके ना पूजा में रख दिए थे कि यार ये मेरे बेटे की पहली कमाई है, भगवान जी को लाइक दे देते हैं कि भगवान जी थैंक यू सो मच, मेरे बेटे को आज 300 रुपये दे रहे हो, एक दिन 30,000 रुपये दे देना। यही सोचती यार 30,000 रुपये कमाने के भाई एक अच्छी सी जॉब हो जाए। सो लाइक मैंने कंप्लीटेड ऑल दीज। 12th के बाद ही मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। सो मुझे था यार कहीं ना कहीं घर का बड़ा हूँ, जब घर के बड़े होते हैं ना तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं आप पे। आपको रहता है कि यार आपका छोटा भाई हो, आपको उसको भी संभालना है और उसको भी एक सही राह पर लेकर के जाना है। सो 300 रुपये से मैंने शुरू करा था। जैसे जैसे पढ़ाई होने लगी तो धीरे धीरे मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला जहाँ मैं महीने का पूरा 300 रुपये से कमा रहा था। मैं वहाँ महीने के 50,000 तक अपने इंस्टीट्यूट को खोल करके मैंने कमाना शुरू करा। उसी इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते थे उन्होंने स्कूल में रिकमेंडेशन करा, फिर मैंने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। सो आई स्टार्टेड माई जॉब एज ए स्कूल टीचर। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में भी पढ़ाना शुरू करा, इंस्टीट्यूट भी पढ़ाया, तो मैं और साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था B.Ed की। तो सब कुछ भाई बल्ले बल्ले जिंदगी में रहेगा। मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सपने, है ना। और सपने सब कुछ होता है, क्योंकि सपने देखने में तो कोई लिमिट नहीं होता, है ना। जैसे आपने बोला कि अमीरों वाले भी नहीं देखते, और ये भी होता है कि यार इसके नीचे ना जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, बट सपने तो आप कुछ भी देख सकते हो। मैंने ये कहीं पे रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला है कि आपका भी एक सपना था एक बाइक खरीदने का, और जिसके लिए आपने बहुत पैसे अपने ट्यूशन से जोड़े, फिर भी कम पड़ गए थे, और फिर आपके पापा ने अपने सेविंग से आपको दिया। तो वो इंसिडेंट आप अगर बताना चाहे तो। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि हम जब स्कूल टाइम में रहेंगे, आप भी जब स्कूल टाइम में रहेंगे, तो आपको पता है KTM एक बाइक आती थी, और जिसमें ऐसा लगता था कि भाई अगर ये बाइक है ना तुम्हारे पास तो तुम स्कूल के कॉलेज के स्टंट हो भाई। अगर हम कॉलेज में वो गाड़ी लेकर के पहुंच गए तो यार क्या सोच होती थी हमारी उस टाइम। हम नॉर्मल से लड़के थे, मैं कहा भाई लड़कियां टेंशन देंगी, बात करेंगी कि इज्जत और एक औहदा होगा, इज्जत, फुल इज्जत। सो मैं आपको बताता हूँ यार मेरा सपना था स्कूल टाइम में, बस क्लासरूम में भी ये सोचते बातें होती थी हमारे साथ वाले बच्चों से कि यार KTM लेंगे, एकदम सुपर बाइकर बन जाएंगे। पता ही नहीं था उस टाइम, बस ऐसा था कि एक बाइक मिल जाएगी और इज्जत हो जाएगी कॉलेज में जाते ही। तो कॉलेज में चला तो गया था, बट बाइक नहीं थी भाई। मैं आपको बताता हूँ मैं ना बस से ट्रैवल करके कॉलेज जाया करता था। तो जब मैंने ट्यूशन्स कमाना शुरू करा तो मेरे को था यार मैं बैंकर अब सेविंग कर दूँ। वो बाइक थी 1,97,600 रुपीज़ की। आई रिमेंबर द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ इट, क्योंकि हर रात को ऐसी कोई रात नहीं गई होगी जहाँ पर मैंने इंटरनेट, शायद उस टाइम पे उस टाइम हमें ना वो स्क्रैच कार्ड में वो स्क्रैच करके इंटरनेट मिलता था। तो वो वेबसाइट पे जा करके मेरे को उसकी फ़ोटोज़ देख करके तसल्ली मिल जाती थी, प्राइस टैग देखता था। मैंने कहा बस इतने पैसे और, आज 1,000 रुपये बचा लिए, 2,000 रुपये बचा लिए। ऐसे करके मैंने फर्स्ट ईयर तक, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 1 लाख रुपये सेव करे।
और बाकी के जो 97,600 रुपीज़ थे ना, वो मेरे पापा ने मेरे को दिए। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा प्लीज़ एक सपना पूरा कर दो मेरा। और पापा ने अपनी पूरी सेविंग्स, यार 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट, मैं अगर बात करूँ मोटा मोटा एक सेविंग से निकालने के लिए, जहाँ हमारे मम्मी पापा बचा के रखते हैं ना, और कहीं कुछ घर में कुछ परेशानी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो वो उस टाइम के लिए यूज़ हो जाएंगे। उन्होंने पूरी सेविंग्स ला करके ना मेरे को दे दी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं था यार चल हम इतने बड़े सपने तो नहीं कर पाए पूरे, बट अपने बच्चे को एक गाड़ी दिला देते। तो बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे माँ बाप ने ना मेरे को वो गाड़ी दिलाई। एंड फ्रॉम दैट बाइक, फ्रॉम KTM RC 200, मैं आपको बताता हूँ आज की डेट पे आई हैव 11 सुपर बाइक्स इन माई गैराज। वी हैव सुपर कार्स एंड रिसेंटली अभी हम लोगों ने लैम्बोर्गिनी हुराकन LP580 ली है। कल मेरी सुबह उसकी डिलीवरी है। मैं बोलता हूँ आज मैं जो कुछ भी बन पाया ना, वो अपने माँ बाप के कारण बन पाया हूँ। उन्होंने मुझे उस पॉइंट पर सपोर्ट करा। सोचो अगर मेरे को वो बाइक नहीं दिलाते ना, आई एम अ मोटो व्लॉगर बाय द वे, हाँ, yeah, of course we all know. सो वो जर्नी कभी शुरू ही नहीं हो पाती है Absolutely. अगर मैं उस KTM से, एक लाइन है मेरे रैप की कि शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में, सपने भी बैठ के देखे थे मैंने क्लास में, लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, सोचा था माँ बाप भी घूमेंगे जहाज़ में। फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट KTM 2 लाख रुपए की बाइक थी, आज हम लोग लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं। भाई आप सोच नहीं सकते, आप मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, क्या ही सपने थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई एक दिन लैम्बोर्गिनी, मैं आपको इंटरव्यू बता दूंगा कि भाई लैम्बोर्गिनी लेनी है, कल डिलीवरी है। मुझे ये जानना है कि बिकॉज I said it today in Siddhant Chaturvedi's interview, you know, that because he also comes from a very middle class background. I think जैसे मैंने बोला ना कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड में सपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मिडिल क्लास माँ बाप के लिए बच्चे ही सबसे बड़े सपने होते हैं। और आप अपने माँ बाप के सबसे बड़े सपने होंगे। आज जब आप देखते हो कि उन्होंने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा, अगर आपने इमेजिन नहीं किया होगा तो सोचिए कि वो तो इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने कहा ना कि वो सोच आ जाती है कि नहीं, इतनी भी अमीर सोच नहीं रखनी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि what was their first reaction when they saw everything turning in your favor and when they saw you creating this empire on your own? सी मैं आपको बताता हूँ, हमेशा से हर चीज़ पॉजिटिव नहीं रही है। लाइफ का ग्राफ ना हमेशा ऐसा चलता है। सो आई वाज, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी थी ऑलरेडी फैमिली में, तो मुझे पता था कि यार हाँ मेहनत करनी है, बट मेरे को ये नहीं था कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि भाई अपने सारे सपने पूरे कर लूँ। मेरे को बस इतना ही था यार कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि एक दिन मेरे मम्मी पापा ये बोले कि भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है, और मुझे सोचना ना पड़े कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए तो मैं प्राइस टैग ना देखूँ। मम्मी ने हाथ रखा इस चीज़ पे। मेरा विजन वो था स्टार्टिंग से कि मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने। मैं अपने सारे सपने पूरे कर चुका हूँ भाई। अब आई कैन ओन एनीथिंग। जो मेरे सपने थे भाई, अब तो बस ऐसा चल रहा है कि बस मन कर रहा है कि ये करना है वो करना है। बट मुझे ये था कि मेरे माँ बाप ना जो चीज़ नहीं ले पाए, शायद जो चीज़ें उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट करी, उन्होंने वो चीज़ें दिला सकूँ, राइट। सो जब मैंने वो बाइक ले ली ना, तो उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड मोटो व्लॉगिंग। तो यूट्यूब की मेरी पहली अर्निंग आई थी 7,000 रुपये। भाई घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यूट्यूब से भी पैसे आ सकता हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस, मेरे को ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक था भाई। सो मेरे को ऐसा था कि आई यूज्ड टू ट्रैवल एंड मैं फ़ोन से ही व्लॉग किया करता था। उस टाइम एक कैमरा आया, इतना छोटा सा कैमरा आता है जिसे हम लोग गोप्रो बोलते हैं। तो गोप्रो ने एक बहुत महंगा कैमरा हुआ करता था। मैंने ट्यूशन की फीस से इधर उधर के पैसे जोड़ करके एक कैमरा लिया था, वो भी 7,000 रुपये का ही था। तो मैंने उस छोटे से कैमरे से व्लॉग बनाना शुरू करा। यूट्यूब से जब अर्निंग आई ना, तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ। बोल रहे कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहीं इधर उधर से कुछ स्कैम तो नहीं कर रहा है तो इंटरनेट पे कि तो पैसे कहाँ से कर, क्योंकि नहीं समझ में आता है यार लोगों को। हमारी फैमिलीज बहुत वो 90s वाले एरा से, जहाँ पर उन्हें नहीं पता कि भाई यूट्यूब से भी पैसे आते हैं। उन्हें लगता है भाई कहीं कुछ फर्जीवाड़ा ना कर रहा हूँ हमारा लड़का इंटरनेट पे और वहाँ से पैसे कमा रहा है। सो मैं आपको बता दूँ, मेरी जब फर्स्ट अर्निंग आई ना, तो मेरी मम्मी पापा ऐसे थे कि भाई 7,000 रुपये यूट्यूब कमा के दे रहा है, ऐसा कौन वहाँ बैठा है जो चेक काट करके दे रहा है। फिर उन्हें समझाया कि यूट्यूब पे वीडियोस पे जितने व्यूज़ आते हैं, लोग एडवर्ड चलता है, एड्स आते हैं, उससे आपकी अर्निंग होती है। धीरे धीरे करके जब अर्निंग 7,000 से शुरू करके, मेरा पहला स्पॉन्सर आया था मुझे एक ऐड का, मैंने 3,000 रुपये कमाए थे। तो तब घर वालों को ऐसा हो रहा था कि भाई क्या ही हो रहा है, हमारा बेटा कहीं एक्टर उक्टर तो नहीं बन गया, कहीं उसे ऐड उड तो नहीं मिल रही है। नॉर्मल ब्रांड की इंटीग्रेशन एक ऐप थी कोई, जिसपे कपड़े, एक मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट उसमें ना एक कपड़े बेचने वाली ऐप थी। मेरे को बस इतना बोलना था वीडियो में कि भाई ये देखो ये शर्ट मैंने पहनी है और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उस ऐप का, और आप जाकर के वहाँ से कपड़े खरीदो। तो रेफरल लिंक से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो ना, वो भी मेरा कमीशन था। तो उस टाइम तो ये था, मैंने कहा अगर 1 लाख रुपए के कपड़े, सोचती है 1 लाख रुपए के कपड़े बिक जाएंगे, वीडियो पे व्यूज़ ही कितने आते थे, 10-12 हज़ार, उस पर कुछ कमीशन बना हुआ। तो 3,000 रुपये ब्रांड से लिए और कुछ कमीशन आई थी 600-700 रुपये की। मैंने कहा मम्मी देखो भाई, ये देखो तुम्हारा बेटा अमीर बन चुका है, फ़ोन में अमाउंट दिखा रहा था। मैंने कहा यार अब तो अर्निंग हो गई, अब तो पैसे कमाने। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम घर वालों को विश्वास हुआ। मैं आपको बताता हूँ यार, हम मिडिल क्लास फैमिली स्टॉक,
हम लोग, हमारे घर वालों को क्या रहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं हमारा बेटा सेटल है। प्राइवेट जॉब में अगर आप 1-1.5 लाख रुपए भी कमा लो ना, आपके घर वाले इतने खुश नहीं होंगे। जहाँ आप गवर्नमेंट जॉब पे 50,000 रुपये कमाओगे ना, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि हमारा बेटा सिक्योर है, कहीं ना कहीं वो भूखा नहीं मरेगा। बट उस पॉइंट पे ना मेरे घर वालों ने मेरे पे विश्वास करा। सबसे हम, आप और मैं आज शायद ये चीज़ें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे घर वालों ने हम पे विश्वास रखा। Absolutely. I'll tell you my story. You finish? कि कहीं ना कहीं ये जो कर रहा है ना, इसका पैशन फॉलो करने देते हैं। और चलो ठीक है, हार भी मान जाएगा तो हमारा बच्चा है, हम कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर लेंगे। बट आज आप यहाँ पर इसीलिए ये पॉडकास्ट ले रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, और आज इसीलिए मैं ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ क्योंकि हमारे माँ बापों ने हमारे विजन पे भरोसा रखा। True. एंड आई वुड लाइक टू से कि जितनी भी फैमिलीज, माँ बाप ये इंटरव्यूज देख रहे हैं ना भाई, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें बोल दो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें करा दो, बट वो एक छोटा सा ट्रस्ट अगर आप दिखा पाओगे ना अपने बच्चे पे, तो एक दिन मैं आपके बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो दैट इज द होल सक्सेस स्टोरी वी शुड फॉलो। वक्त ज़रूर लगेगा, बट जब वो सक्सेस मिलेगी ना तो आप बहुत प्राउड होंगे। आज स्क्रीन से जब मेरी टीवी तक की जर्नी थी ना, जिस दिन मैं टीवी में गया हूँ, मेरे रिलेटिव से मेरी मम्मा को फ़ोन कॉल करा कि भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, लाइक कि तूने अपने बेटे को सपोर्ट करा। वो वही रिलेटिव, वही पड़ोसी थे जो एक टाइम पे मजाक बनाते थे कि भाई क्या ही कर रहे हैं, कैमरे के कैमरा लेकर के घूमता रहता है दिन भर, कुछ करता नहीं है। जबकि मैं बहुत कुछ कर रहा था, मैं बहुत कुछ एफर्ट्स लगा रहा था। हफ्ते में केवल एक दिन मिलता था जहाँ पर मैं वीडियो बनाता था। मैं महीने की केवल 4 वीडियोस बना पाता था क्योंकि महीने में 4 ही संडे आते थे। पूरे दिन भर काम करता था, आता था, सो जाता था। 6-6 घंटे की नींदों में मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, फिर उसके बाद कंटेंट भी बनाए। बट उस टाइम वो लोग हंस रहे थे। वही रहता है ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो आपका लोग मजाक बनाता है, किसी पे आपका ना विश्वास नहीं होता। आपके माँ बाप को आप पे विश्वास रहता है कि भाई ये हमारा लड़का कुछ भी करेगा ना भाई, हम प्राउड होंगे। और आज मैं आपकी स्माइल से बता सकता हूँ कि आपके मॉम डैड इतने प्राउड होंगे। That's true. I feel so happy when they feel like that. To be very honest, जब आपने बोला ना कि आपका main motivation to become something in life is that you don't want your mom and dad की कुछ उनको पसंद आए तो वो price tag देखे. It's the same. And trust me, I feel that हर एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बंदा या बंदी कुछ भी कर पाया है लाइफ में ना, उनका मेन मोटिवेशन यही था। Yeah, and I will also tell you that COVID के time, as a journalist, you don't get, let's be honest, that the payment is not so high and everything until you become something. And I was not anything 3-4 years ago. And जब COVID आया तो मैंने देखा है मेरे खुद के पड़ोसी जो मेरे बहुत करीबी थे, they spent 21 lakh rupees. And then also the person was not saved, okay? And that point, I just thought, I don't have 21 lakhs in my account. What if something happened to my parents? I wouldn't even be able to give them that medical facility. And that point changed everything in my life. And yes, I've never run after money, but at the same time, I have also not let anybody undervalue me after that. जस्ट लग रहा है कि हम दोनों की सेम स्टोरी बता रहे हैं हम लोग। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई लॉस्ट माई जॉब। मैं आपको बता रहा था, मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ कि ये सब कुछ अच्छा खासा, मतलब मैं एक महीने का 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेता था। तो बहुत पुरानी बात होगी, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट 1-1.5 लाख रुपए बन रहा था। बट लॉकडाउन के कारण जॉब चली गई, ट्यूशन्स बंद हो गए, लोगों ने अपने बच्चे भेजना बंद कर दिया। भाई अब इंस्टीट्यूट में पढ़ने नहीं जाना क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट थी, लाइफ इंपॉर्टेंट थी। फ्रॉम 1.5 लाख माई अर्निंग वॉज 0, राइट। मेरे अकाउंट में कुछ कम ही पैसे बचे थे, 50-60 हज़ार के आसपास। एंड मुझे पता था कि मैंने वो फर्स्ट लॉकडाउन, पता है मुझे 3 महीने का था, आपको पता है 3 महीने या फर्स्ट वन। उन 3 महीने में वो 50-60 हज़ार रुपये में सर्वाइव करना, और रिसेंटली मेरा एक बहुत बड़ा खर्चा हुआ था। सो मेरे को ये था यार मैं कैसे करूँगा। तो उस पॉइंट पर ना मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा बस मुझे ना, देखो मैंने आपकी तरह मैं बन रहा हूँ कि मैं एक टीचर बन जाऊँगा आपकी तरह, बट मुझे ना 1 साल दे दो अपने सपने पूरे करने के लिए। तो पापा ने बोला कि अनुराग तू, मैं ना टीचर तो मेरे साथ वाले जो टीचर हैं उनके बच्चे ये कर रहे हैं, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी। मैंने कहा पापा बस 1 साल भरोसा करके दिखा दो, नहीं हुआ तो फिर जो आप बोलोगे मैं वो वापस उसी ट्रैक पे चले जाऊँगा, बट अगर कर दिया वो चीज़ तो आपकी छाती पर आउट करके दिखाऊँगा। दैट मोमेंट चेंज माई लाइफ। लॉकडाउन वाले पीरियड में जब ये स्टेटमेंट हुई थी ना, मैंने इतना सब कुछ बस अपने पापा को प्राउड करने के लिए किया है। दैट इज द थिंग। मैं आपको बताया कि यार हम लोगों को ये सेम स्टोरी चल रही है। आधी स्टोरी मैं बता देता हूँ, आधी स्टोरी आप बता दो। नो, मॉम एंड डैड्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज वर्क, आई जेन्युइनली फील। मतलब अभी भी इफ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इन द मीडिया इंडस्ट्री ऑल्सो दे विल कम एंड आई नो आई गेट टू हियर, बिकॉज सबको पता चलता है, बिकॉज सब
बिग बॉस हर जगह चलता जी, जी। है ना. इट्स ओनली दैट आप बिग बॉस में रिकॉर्ड होता है और वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, पर आपको सुनने सुनाने में मिल जाता है कि किसने क्या बोला. मेरी आदत ऐसी है नहीं बेसिकली, बिकॉज आई विल, इफ आई डोंट लाइक समथिंग अबाउट यू, आई कम डायरेक्टली एंड टेल यू देन एंड देन आई फिनिश इट ऑफ. एंड ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता चलेगा जो मैंने आपको बोला नहीं होगा, ऐसा है. तो मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि अरे मतलब आज इन्फ्लुएंसर बन गया है ये, मतलब यू नो एवरीबडी जजेस दिस side of the profession so much, but they all want to become influencers, huh? True. They all want to make that exact money, but they don't want to make the money making that effort. मतलब आज भी after this shoot, I have to go to a studio at 9:30, 10 o'clock for 4 hours. I have a shoot of my personal shoot. Of course, I'm getting paid for it, but the point is that I have to do that. Again, tomorrow 9 o'clock, I have to start my shift with all of them. But they will not see that. They overlook that. Did you feel that people were overlooking that side also? Because you were doing a job and you were following your dreams, and then you lost your job, but you were still following your dreams, and people kept on judging you and shaming you. Did that affect you? इफेक्ट तो नहीं करा, क्योंकि अगर इफेक्ट हो जाता उस पॉइंट पे तो शायद आज ये पॉइंट पर नहीं पहुंचता. हम हर किसी में, हम लोग पता है हम लोग अपने सपने क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं यार सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है हमारे बारे में, सामने वाला बंदा जज कर रहा है कि मैं क्या करूँगा. 10 दोस्त, आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप कुछ क्रिएटिव करने जा रहे होंगे ना बचपन में, तो आपके दोस्त ही हंसते होंगे. सबसे पहले आपके इनर क्लोज वाले दोस्त हंसते होंगे कि भाई क्या कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर नहीं है इससे तो हो ही नहीं पाएगा. कुछ आप नया करने चाहते हो तो बोलते हैं भाई कुछ नहीं होने वाला, व्यूज़ कितने हैं, 100 व्यूज़ आए, अबे यूट्यूबर बनेगा. ये सारी चीज़ें बीइंग अ यूट्यूबर अगर किसी को बनना होता है ना, ये सब लोगों ने फेस करे भाई, कि आपके दोस्त ही, आपके इनर सर्कल वाले लोग ही आपका मजाक बनाते हैं. मुझे पता लगता था कि मेरे पीठ पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में. सो अनसुना करता था, उन लोगों से मिलता था तो सामने तो वो दे बोला भाई आज का संभावत है कर रहा है तू यूट्यूबर, तेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, ये हो गए. आप जब वैसे ही जहाँ से निकलते थे ना, आपको समझ में आता है कि आपको पता रहता है कौन आपके पीठ पीछे बात कर रहा होता है. बट पता है, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि वहाँ पर ना उनको मुंह से बोल करके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. जब आप लाइफ में कुछ कमाल हो गए ना, उनके मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे. ट्रू. सो हम सब लोगों ने जिए हैं. मुझे लगता है लोग खुल के आके बताते नहीं कि भाई हमारे साथ भी हुआ है, बट ये हुआ है सबके साथ. ये कॉमन चीज़ है जो हर किसी ने फेस करी है. आज भी आपके बारे में 10 लोग बात कर रहे हैं, मेरे बारे में भी 10 लोग बात कर रहे हैं. बट फ़र्क ये है कि उस टाइम वो लोग आपकी स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे थे, आज वो आपकी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं. सो वहाँ तक की मेहनत करनी है कि लोग आपको गाली देने से लेकर के उनकी तालियों तक का सफ़र हमें जीने. मैंने ना बोला था आपको कि बिग बॉस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, बिकॉज मुझे ये जानना था एक्चुअली, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कॉन्वर्सेशन हुई, बिकॉज ये साइड अनफॉर्चुनेटली it's my effort to bring out the human side to people, because I feel that when you look at a person from a particular lens, then you tend to overlook that person's human side. And it's so sad as media, as journalists, as talk show hosts, that we only focus on कि वो चलेगा, सबको पता है शायद वो ज़्यादा चलेगा, but people also need to hear you and hear your side of the story. बट जाते जाते इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती है कि चीज़ों को ना, जितना भी आप पैसे कमा लो, कुछ कर लो, बट चीज़ों को आप वैल्यू तभी दे पाते हो जब आपने भी वो दिन देखे हैं जब आपके पास वो चीज़ें होती नहीं थी आसानी से. जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, उस चीज़ की वैल्यू कभी होती ही नहीं है. आपने अपनी चीज़ें अपने बलबूते पे बनाई हैं. डू यू फील दैट no matter what your family has gone through, no matter what you have been through, that entire story behind you has made you value whatever you have today a lot more? बहुत अच्छी चीज़ कही आपने. और ये एक चीज़ मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि लोग ना शायद आपकी जीत को याद नहीं रखेंगे, लेकिन लोग आपकी कहानी को याद रखेंगे. एक स्टोरी जब आप, आज मैं आपको शायद ये चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है, राइट. मैं वो स्टोरी जी करके आया हूँ. आप मेरे से इसलिए कनेक्टेड हो, मैं आपसे इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि हमारे पास एक स्टोरी है. हमारे पास जनता को बताने के लिए एक स्टोरी है कि हम लोग यार ये चीज़ें करके आए. और अगर हम जैसे नॉर्मल लड़कों ने अगर ये कर दिया ना भाई, तो तुम तो हमसे 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड हो. तुम में टैलेंट है भाई, मेरे में तो कोई टैलेंट नहीं था, ट्रू. बट स्टिल उस टैलेंट को डेवलप करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और जो ये पॉडकास्ट, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनमें हमसे 1000 गुना दे आर मोर केपेबल ऑफ अस. उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होंगी, बट एफर्ट से करने की, भाई एफर्ट लगाओगे ना उस चीज़ को करने के लिए, भाई इससे भी 100 गुना पैसा कमाओगे, 100 गुना फेम कमाओगे, और 100 गुना अपने घर वालों के सपने पूरे कर पाओगे. बट किसी की चाट के आगे मत बढ़ना. दैट इज व्हाट आई वुड से. कि सेल्फ मेड बनोगे ना तो डंके की चोट पे ना खड़े रह पाओगे मार्केट में कि भाई अपने दम पर खड़े हैं जो है. हम किसी के सामने झुक नहीं सकते भाई.
ये बात भी मैं आपको बताता हूँ, आप इसके बाद स्माइल दोगे, बट ये बात हमारे पिताजी ने सिखाई है कि भाई जो है अपने दम पर बन के आई हो। आपके डैड ने, आई नो योर स्टोरी राइट, हमारी पहले कभी बात नहीं, बट आई कैन से दैट वेरी अपफ्रंटली कि ये चीज़ हम लोगों ने अपने माँ बाप से सीखी है कि भाई बाप से सीखा कि हकीका खाना है, नकली को प्यार, असली को हेट, ये कड़वा सा सच ही है, असली ज़माना है। That's true. सो अपने हक का खाओगे ना, हम पता है क्यों खुश है आज की डेट पे, क्योंकि हमें पता है कि यार हमने अपनी मेहनत का कमा लिया और हम अपनी मेहनत का खा के सो जाएंगे। हमने किसी का लोन लेकर के नहीं कमाया, सुकून की नींद आती है, नींद है कि जितना है भाई आज उसमें खुश है। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं लैम्बो भी ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक है 7 वाली गाड़ी है, टचवुड, बट मेरे को पता है कि मैंने वो अपनी मेहनत की कमाई से लिए। ये टेंशन नहीं है कि कल किसी का देना है, परसों किसी का देना है, जो भी लिया अपनी मेहनत का कमाई का डंकी की चोट पे कि भाई ओन है, सेल्फ ओन, आई ओन माई सेल्फ। भाई जो भी करा खुद की मेहनत से करा और उन लोगों के कारण करा। मेरी एक कम्युनिटी है ब्रो सेना, मैं आज जहाँ पर भी पहुँच पाया, मैं बोलता हूँ मेहनत सब लोग करते हैं, बट जब आपके पीछे एक ऐसी कम्युनिटी रहती है ना जो उसको सपोर्ट करती है, आपके हर एक इमोशन में खड़ी रहती है, लोग आपके ग्रोथ पे तो आपका साथ देंगे, बट जब वो डिप आएगा ना, वो लोग मैटर करते हैं। एंड मेरे लिए वो लोग मेरे लिए ब्रो सेना, जिन्होंने मेरे को ना सेल्फ मेड बनाया है ब्रो। मैं ब्रो सेना ने मुझे सेल्फ मेड बनाया है, और मैं जितना भी कर लूँ ना, मेरे लिए जितने माँ बाप इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेरे लिए वो लोग इंपॉर्टेंट हैं जिनके कारण आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया। ट्रू, डेफिनेटली अभी तो बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। कौन बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें करोगे भी, मुझे पता है। और मेरा भाई बोलता है ये चीज़ कि ज़िंदगी में खुद के दम पे खुद के डिसीजंस खुद लेना, क्योंकि हम लोग हैं सब एडवाइस करने के लिए, बट जब अपने डिसीजंस खुद के दम पे खुद लोगे तो ना किसी और को ब्लेम करोगे अपने फेलियर पे, और ना कोई आपके सक्सेस पे क्रेडिट ले सकता है। सो थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस के बारे में है जहाँ पे मैंने भी आपके साथ अग्री नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बैठ के ये बोल दूँ कि मैं आपकी सब चीज़ें, मुझे पता है सब जर्नलिस्ट ऐसे करते हैं, बट जेन्युइनली जो मेरा टॉकिंग पॉइंट और मुद्दा था कि आपकी कहानी लोगों तक आए, और बिकॉज इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स अ सक्सेस स्टोरी दैट विल इंस्पायर मेनी मोर who dare to dream and then who have the support to live that dream. Totally. और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि आप मेरी सारी बात से एग्री करो। Exactly. We can agree to disagree. Absolutely. 10 खामियां आप पे भी होंगी, 100 खामियां मेरे में भी होंगी। We are all human being. मैं आपसे सीख सकता हूँ, मेरे से सीख सकते हो, और मेरे लिए तो भी बहुत कुछ बचा है जिंदगी में सीखने के लिए। So I'm that person कि भाई सीख लेंगे भी जिंदगी में। You need acceptance. जिंदगी में जब आपके पास acceptance होगी ना, तो आप और ऊंचाइयों पे जाओगे। Thank you for this, you know, like इसके बाद राजमा चावल खाएंगे आप मेरे घर पे और मैं आपके घर पे, you know. Dad, I will feed you Bengali food. Amazing Bengali food whenever you want. तो मेरे को खूब ভালোবাসি। আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি। Thank you for doing this. Thank you. Swamlo G, this is your Babu Bhaiya, aka Anurag Dubal, and you're watching me on Galata India. बहुत interesting conversation करी है. Like, share, comment and amazing conversation.